हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। सो कैसे हैं सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशंस भी सब कोई कर रहे होंगे। तो क्वेश्चंस ऑफ द डे में आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ पेपर 1 के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में सोयम की ओर पूछा है। सोयम का फुल फॉर्म क्या है ये आपको पूछा है। तो सोयम का फुल फॉर्म क्या है? स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। याद रखिए, ये बहुत बार आपके सेट एग्जाम में, नेट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। स्टडी वेव ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। फिर क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेल डिलीवरी। आपको बताना है इनमें से कौन सा मेल डिलीवरी प्रोटोकॉल है, मेल डिलीवर करने में काम आता है। तो इसका आंसर क्या होगा? SMTP। इसका फुल फॉर्म क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, उसी तरीके से TCP IP का फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल हम भी इसे बोलते हैं। ओके, WAP का फुल फॉर्म क्या है? वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स। ये आपको याद रखना है, इसका फुल फॉर्म क्या है? वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। SMTP का फुल फॉर्म क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म है। और UDP का फुल फॉर्म क्या है? यूजर डेटा प्रोग्राम प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म हो जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, जो कि ट्रांसफर करता है ईमेल मैसेजेस किसके बीच में? बिटवीन द सर्वर्स। HTML यूज किसके लिए होता है? HTML तो आपको फुल फॉर्म याद रखना है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये किसके लिए यूज होता है? ये यूज होता है आपके वेब डिजाइनिंग के लिए। याद रखिए, वेब डिजाइनिंग के लिए यूज होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, HTML का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये बेसिकली यूज किसके लिए होता है? वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए यूज होता है, वेब पेजेस बनाने के लिए यूज होता है और वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए यूज होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एन एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन द इंटरनेट प्रोवाइडिंग फैसिलिटी फॉर डॉक्यूमेंट्स टू बी कनेक्टेड टू अदर डॉक्यूमेंट बाय हाइपर टेक्स्ट लिंक इज कॉल्ड व्हाट? TCP IP, वर्ल्ड वाइड वेब, वेब ब्राउजर या फिर नॉन ऑफ द अबव। ओके, सो एक एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि इंटरनेट में यूज होता है। ओके, डॉक्यूमेंट कनेक्ट, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं डॉक्यूमेंट को हाइपर टेक्स्ट लिंक के जरिए। तो इसको हम बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, www. ओके, वर्ल्ड वाइड वेब इज द right answer for this question. Okay, next question यहां पे पूछा है, इंटरनेट वर्क because every computer connected to it uses the same set of rules and procedure to control timing and data. अब ये जो रूल्स होते हैं, इस रूल्स को हम क्या बोलते हैं? TCP IP, ISP, ISDN या फिर साइबर लॉ। देखो, इंटरनेट जो करते हैं, एवरी कंप्यूटर में वर्क करते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, कुछ रूल्स होता है, कुछ प्रोसीजर होता है। जो रूल्स एंड प्रोसीजर होता है उसको हम बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल बोल देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो TCP IP का फुल फॉर्म याद रखेंगे। TCP IP का फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल भी हम बोलते हैं। यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जो कि हर कंप्यूटर को कनेक्ट किया जाता है टू द इंटरनेट यूजेज, फ्लो कंट्रोल करता है डेटा का। तो इसको हम क्या बोलते हैं? TCP IP बोल देते हैं। ये एक प्रोटोकॉल है जो कि एनेबल्स करता है कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशंस में यूज होता है, डेटा एक्सचेंज में यूज होता है अक्रॉस द इंटरनेट। ओके, तो TCP का फुल फॉर्म याद रखेंगे। TCP का फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ओके, जो एंश्योर करेगा रिलायबल डिलीवरी ऑफ डेटा। वो क्या एंश्योर करता है? कि आपका डेटा सही से डिलीवर हो रहा है। IP का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, ये एड्रेस के लिए यूज होता है, डेटा को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है सो दैट डेटा पैकेट्स वुड बी ट्रैवल बिटवीन द नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन 3 years undergraduate programs how many entries exist are recommended by NEP 2020? 3 साल का जो यूजी प्रोग्राम होगा उसमें कितने एंट्रीज एग्जिट्स रेकमेंड किए गए हैं बाय द एनईपी 2020। सो देखिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 एंट्रीज।
4 एंट्रीज एंड 4 एग्जिट विल बी प्रोवाइडेड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, एज पर द गाइडलाइंस ऑफ बाय द यूजीसी एक एकेडमिक इंटीग्रिटी एंड प्लेगरिज्म द परसेंटेज ऑफ कंटेंट सिमिलरिटी अलाउड इज हाउ मच। ओके, गाइडलाइंस के हिसाब से, यूजीसी के गाइडलाइंस के हिसाब से एकेडमिक इंटीग्रिटी और प्लेगरिज्म कितना परसेंटेज तक आप कंटेंट सिमिलरिटी अलाउ कर सकते हो, तो 10% विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कितना परसेंट? 10% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है द स्टेट मस्ट स्पेंड 6% ऑफ जीडीपी। स्टेट को अपने 6% जीडीपी स्पेंड करना है एजुकेशन के ऊपर। ये किसके द्वारा पहली बार रेकमेंड किया गया था? मुदालियर कमीशन, राधाकृष्णन कमीशन, कोठारी कमीशन या फिर एनईपी 2020? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कोठारी कमीशन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कोठारी कमीशन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो मुदालियर कमीशन जो कि 1952 में आया था, वो फोकस किसके ऊपर करता था? सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर, माध्यमिक शिक्षा के ऊपर फोकस कर रहा था। इसको याद रखिए। ओके, और उन्होंने ऐसा कोई परसेंटेज नहीं बोला था कि आपको 6% स्पेंड करना है, बस इन्होंने यही बोला था कि सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर ये फोकस कर रहा था। फिर आता है आपका राधाकृष्णन कमीशन। अब ये जो राधाकृष्णन कमीशन है, ओके, ये 1948 में एस्टेब्लिश हुआ था, 1948 में एस्टेब्लिश हुआ था। और ये यूनिवर्सिटी है, इसका दूसरा नाम क्या है? यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है। ये यूनिवर्सिटी के ऊपर फोकस करता है। फिर आता है आपका कोठारी कमीशन। जो कोठारी कमीशन है, फॉर्म कब हुआ था? 1964 में फॉर्म हुआ था। ओके, इन्होंने ही बोला था, प्रपोज किया था कि 6% जीडीपी हमारा स्पेंड होना चाहिए हमारे एजुकेशन सिस्टम में। ओके, और नेशनल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस होना चाहिए। फिर जो एनईपी 2020 आया था, ओके, यहां पे भी बोला गया 6% जीडीपी स्पेंड होना चाहिए। ओके, और ये लेटेस्ट वाला हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द एपेक्स एजेंसी दैट रेगुलेट्स हायर एजुकेशन इन इंडिया। अब इनमें से, इन चार में से कौन सा एपेक्स बॉडी है जो कि रेगुलेट करता है हायर एजुकेशन इंडिया? रेगुलेट, मॉनिटर, कोऑर्डिनेट, यूजीसी। याद रखिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशंस रेगुलेट करता है हायर एजुकेशन इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन NAAC ग्रेडिंग व्हाट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ फैक्टर। NAAC का जो ग्रेडिंग होता है, किसको फैक्टर में कंसिडर नहीं किया जाता है? तो हमने पढ़ा है OGTRP। ओके, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस, प्लेसमेंट ऑफ स्टूडेंट, पब्लिकेशन ऑफ फैकल्टी, एमिनेंस स्टेटस ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसको कंसिडर नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, आपको क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से किसको कंसिडर नहीं किया जाता है एज ए फैक्टर, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। अब जो रिसेंटली रिलीज हुआ है नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। ओके, इसको ड्राफ्ट किसके द्वारा किया गया है? ड्राफ्टेड बाय होम? एनसीईआरटी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यूजीसी या फिर एनटीए। ओके, तो देखिए, जो नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क आता है, उसको ड्राफ्टेड किसके द्वारा किया गया था? यूजीसी के द्वारा इसको किया गया था। ओके, यूजीसी के द्वारा, याद रखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है लर्निंग ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? लर्निंग ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है यहाँ पे आपका इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स, कितना आउटकम निकल के आ रहा है, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें से कितना इंटेंडेड लर्निंग आउटकम निकल के आ रहा है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज के लिए करते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोमोट मेन स्ट्रीमिंग ऑफ डिफरेंटली एबल्ड लर्नर। यस, बिल्कुल सही बात है। जो इंक्लूसिव एजुकेशन ये प्रोमोट करता है कि जितने भी डिफरेंटली एबल्ड लर्नर है, ओके, उनको पढ़ाई मिलनी चाहिए। वी मस्ट नॉट हैव स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस टू प्रमोट मेन स्ट्रीमिंग ऑफ द डिफरेंट लर्नर। तो देखिए, हमें होना चाहिए, गलत हो गया, वी शुड हैव स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू प्रमोट डिफरेंटली एबल्ड
children's. Okay. Which one of the following is the criteria of good research? Good research is observable. Good research is not to try but arrive at answers. Good research is systematic, critical and investigation into phenomena. Should be expressively mentioned. तो देखो सिस्टमेटिक होना चाहिए, एक अच्छा रिसर्च सिस्टमेटिक होना चाहिए और क्रिटिकली उसको इन्वेस्टिगेट कर पाओगे. ओके, सिस्टमेटिक एंड क्रिटिकल होना चाहिए. चलिए, तो ये थे आपके क्वेश्चंस. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक यू वेरी मच. अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो डू लाइक, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. ओके, फिर मुलाकात होगी आप सबके साथ विद सम न्यू सेट्स ऑफ क्वेश्चन. थैंक यू वेरी मच एवरीवन.